हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसएस से रिलेटेड हमारी शानदार और बेहतरीन सीरीज चल रही थी। काफ़ी अनटच और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट के पार्ट दोस्तों हमने अपडेट भी कर दी हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो सारे के सारे पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं और आपका 25 सितंबर को अगर एग्जाम है तो एक बार पार्ट जरूर देख लें। काफ़ी अनटच लेवल के जो आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। आज का सेशन दोस्तों कुछ हटके रहने वाला है, जिसके अंदर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि एचपीएसएससी यानी हिमाचल प्रदेश लाइनमैन और एसएसए का जो एग्जाम है उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के एग्जाम में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि 10 और 11 को भी एग्जाम था। 10 का एग्जाम सभी ने देखा होगा, थोड़ा हार्ड लेवल का बनाया गया था। ठीक है, 120 क्वेश्चन में से लगभग अराउंड यूं मान लो 70 क्वेश्चन के करीब जो है टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन तो इस लेवल के थे कि वो ना टेक्निकल थे ना नॉन टेक्निकल थे, बिल्कुल अजीब टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें डाले गए थे। ठीक है, तो उनके हिसाब से हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें तैयार करनी है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो वही दोस्तों डिटेल से डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। चैनल पर दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अभी तक आपने हमारे सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट उनकी बना दी है, तो वहां जाके आप सारे के सारे पार्ट एक बार जरूर देख लें। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी आप जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है डेली का डेली। ठीक है, आज जो हम दोस्तों सिलेबस कवर करेंगे, जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे, वो दोस्तों टॉपिक भी ग्रुप के अंदर जितना जल्दी हो हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं और एग्जाम से पहले पहले वो आपको हम कवर भी करवा देंगे। ये दोस्तों एचपीएससी लाइनमैन और एसएसए का बैच टोटल चल रहा है। ठीक है, ये हमारा डेली का डेली मॉक टेस्ट चल रहा है। इतने स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट का एक डेमो है। अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हो अभी तो यानी लगभग हमारे 54 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। तो वो 54 मॉक टेस्ट जिनमें अनटच लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं वो भी आपको साथ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, आप डेमो देख के ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों हम करवा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। जो एग्जाम पैटर्न होता है, जिस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के दोस्तों हम करवा रहे हैं। जिन्होंने टोटल बैच ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों 250 रुपए पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। 99 में दोस्तों आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसी मॉक टेस्ट ग्रुप के अंदर दोस्तों जो आप आज हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो भी दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए जो है शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना, एक टाइप टॉपिक रहेंगे आपके जो इस साइड लिखे हुए ये दोस्तों मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको। ये वाले टॉपिक रहेंगे और ये वाला जो रहेगा ये वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप उसी हिसाब से उसी टॉपिक पर जो है फोकस कर सको। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम कितना भी हार्ड लेवल का क्यों ना बनाया जाए। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछे ही जाते हैं। अब टॉपिक दोस्तों आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर के लॉस पता होना चाहिए। जितने भी ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज होता है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस या किसी भी प्रकार का लॉस है, ठीक है, तो वो लॉस आपको पता होना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी डिटेल से अलग से पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवा दी है ग्रुप के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारा पार्ट आ जाता है, जैसे कि ये पार्ट लिखा हो तो ट्रांसफार्मर के पार्ट से। अब ट्रांसफार्मर के पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन या तो ब्रीथर में से देखने को मिलता है या बेकोल्स रिले में से देखने को मिलता है। बेकोल्स रिले के अंदर 2 स्विच लगे होते हैं, मरकरी स्विच होते हैं। ठीक है, कैसे ऑपरेट होते हैं अलग से वीडियो दोस्तों उनकी बना दी है मैंने, वो जरूर देख ले। सिद्धांत दोस्तों ट्रांसफार्मर का सिंपल है, ये भी आपको बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या डाउन करता है, क्या अप करता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो वहां करंट कम करता है, ये ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इस लेवल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो बिल्कुल रेडी रहना है। ट्रांसफार्मर रेशो यानी ट्रांसफार्मर अनुपात, ठीक है, ये क्वेश्चन तो लाजमी है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया जाता है। प्राइमरी टर्न दे दी जाती है, सेकेंडरी टर्न दे दी जाती है, प्राइमरी वोल्टेज दे दी जाती है, तो सेकेंडरी वोल्टेज निकालने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक रेशो बनता है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो आता है ना दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर के प्रकार, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, बनावट के आधार पर, ठीक है, फेज के आधार पर, कोर के आधार पर, यानी अलग अलग ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जो दोस्तों क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना ट्रांसफार्मर के, वो इन टॉपिक्स में से बन रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना जरूरी है। ट्रांसफार्मर के पार्ट एक बार दोबारा बता देता हूं, ट्रांसफार्मर के पार्ट, ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉस, सिद्धांत,
ट्रांसफार्मर अनुपात रेशो यानी और ट्रांसफार्मर के प्रकार। इतने प्रकार के दोस्तों आपको पार्ट जो है ट्रांसफार्मर के वो याद होने चाहिए। 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से उठाए जाएंगे। सबसे पहली बात यही थी, यानी सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो ट्रांसफार्मर का ही आता है, वो ट्रांसफार्मर के बारे में इतनी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और भी बचा जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, ट्रांसफार्मर का स्पनर टेस्ट कैसे किया जाता है, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ट्रांसफार्मर सर्किट टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट के अंदर कौन से लॉस ज्ञात करते हैं, तो ये आपका लॉसेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये आप इसके अंदर कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक बनता है जो इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है दोस्तों 3 फेज मोटर की। दोस्तों मैंने अलग से अलग से पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी है। कौन से उसके अंदर स्टार्टर यूज करते हैं, कौन से दोस्तों उसके अंदर रोटर यूज करते हैं, किस मोटर का कौन सा कारक होता है, तो ये सारी की सारी जानकारी हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, जो 3 फेज मोटर है ना दोस्तों, इसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन उठाए जाएंगे आपके सिर्फ 3 फेज मोटर से। मैं यहाँ सिंक्रोनस मोटर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 फेज मोटर की। 3 फेज स्क्विरल केज, डबल स्क्विरल केज, डीप बार, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर, ये जो मोटरें हैं यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसका उपयोग, सबसे पहले 3 फेज मोटर का उपयोग तो आपको किसी का भी नहीं छोड़ना है। मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको बताता हूं कि उपयोग आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं, चाहे सिंगल फेज मोटर है, चाहे 3 फेज मोटर है, चाहे सिंक्रोनस मोटर है, चाहे किसी भी प्रकार की शेडेड पोल है। सिंगल फेज मोटरों का यूज ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 फेज मोटरों का उपयोग नहीं पूछा जाता एग्जाम में सिंगल फेज मोटरों का पूछा जाता है यूज, ठीक है। गाड़ी में कौन सी मोटर यूज करते हैं, स्टेटसिस मोटर यूज कहां करते हैं, साउंड प्रूफ मोटर कौन सी होती है, तो ये चीजें है ना। उसके बाद क्या होता है ना, बनावट और स्टार्ट। बनावट के अंदर इनकी रोटर की बनावट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्टेटर की कुछ नहीं, स्टेटर की सेम मिलेगी सबकी, लेकिन रोटर की बनावट आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जैसे स्क्विरल केज टाइप का रोटर हो गया, डबल स्क्विरल केज टाइप का रोटर हो गया, ठीक है। और हमारा कौन सा हो गया, डीप बार रोटर हो गया, वाउंड रोटर हो गया। अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है डेली मॉक टेस्ट के अंदर, जितना जल्दी हो, ऊपर नंबर दिया गया है दोस्तों, ज्वाइन कर ले, ठीक है। सिर्फ 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद एग्जाम हो जाना है। तो इसके अंदर हम जितने भी टॉपिक भेज रहे हैं वो सारे के सारे आप जो है बहुत कम टाइम के साथ कवर कर लोगे। उसके बाद दोस्तों पोल, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में संबंध, 3 फेज का एक फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। पोल दे दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, आरपीएम पूछ लिए जाते हैं, 2 चीज दे दी जाती है, तीसरी चीज दोस्तों वहां पे आपको पूछ ली जाती है। तो वो भी दोस्तों आपको बिल्कुल जो है अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इतने जो टॉपिक बनते हैं 3 फेज मोटर में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्टर को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मोटर आ जाती है ना 3 फेज की, वो स्लिप रिंग मोटर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर क्या होता है ना, अलग प्रकार का स्लिप रिंग मोटर टाइप का ही स्टार्टर उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर का यूज कहां करते हैं, उसकी पूरी बनावट, उसका स्टार्टिंग टार्क क्या है, उसका रनिंग टार्क क्या है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो दोस्तों पॉइंट आ जाता है ना, वो आ जाता है हमारा सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर 3 फेज मोटर से ज्यादा जरूरी है सिंगल फेज मोटर, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और ये जो टॉपिक है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, हो सकता है 4 से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने मिले। यानी जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहां कहां से पूछे जाएंगे, ये कुछ ही टॉपिक हम बताएंगे जो आपको बिल्कुल आसानी के साथ जो है कवर कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको उपयोग, बनावट और मोटर के प्रकार, मोटर के प्रकार अच्छे से पढ़ने हैं। इनकी बनावट किस किस टाइप से होती है, क्योंकि देखा जाए ना तो शेडेड पोल जो मोटर होती है ना, उसकी बनावट ज्यादा पूछी जाती है। उसमें 1/3 भाग पर स्लोट कैसे कटी होती है, ठीक है। उसकी डीओआर चेंज की जा सकती है, नहीं की जा सकती, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और उपयोग दोस्तों मैंने बता दिया आपको, उपयोग तो हर एक मोटर का, सिंगल फेज मोटर का उपयोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर ही पढ़ के जाना है, ठीक है। 101% है, क्वेश्चन 2 से 3 वहां से जरूर देखे जाते हैं। मोटर के प्रकार, सेल्फ स्टार्ट की विधियां, ये 2-3 चीजें आपको सिंगल फेज मोटर के अंदर कर लेती है। किसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है, किसका ज्यादा होता है, कौन सी जो है एक स्थिर स्पीड के लिए यूज करते हैं। यहाँ डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, डीसी मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिंगल फेज एसी मोटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 जो है नंबर जो टॉपिक है वो है सिंगल फेज मोटर। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछे जाएंगे। और यहां से उपयोग, बनावट और मोटरों के प्रकार, ये आपको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इनकी आसान भाषा में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जितना जल्दी हो हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो। अगला जो टॉपिक दोस्तों आ जाता है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या पूछा जाता है कैपेसिटर में से, अब सिंगल फेज मोटरों के अंदर कैपेसिटर यूज करते हैं, 3 फेज के अंदर भी यूज करते हैं, और जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके अंदर भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का कोई सर्किट है उसके
अंदर भी हम कैपेसिटर यूज करते हैं, तो कैपेसिटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का उपयोग आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज कहां किया जाता है। और थर्ड जो टॉपिक बनता है वो बनता है कैपेसिटर में से आपका कनेक्शन, सीरीज और पैरेलल। तीन कैपेसिटर जोड़ने को कह देगा सीरीज में, और कुल इसमें माइक्रोफैराड बताओ, इसकी धारिता बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप टॉपिक ना एक बार बुक के अंदर देख के नोट करते चलें, या दोस्तों इनको एक पेज पे लिखते चलें, ताकि आपको बाद में याद रहेगा अच्छे से। एक से दो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कैपेसिटर वाले टॉपिक में से स्पेशल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक स्पेशल इसमें डाला गया है। चलिए अगला क्या टॉपिक बनता है वो भी हम देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक आता है ना दोस्तों वो है हमारा मैग्नेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल लाइन की रीढ़ की हड्डी मैग्नेट को दोस्तों कहा जाता है। क्योंकि मान लो मैग्नेट को निकाल दिया, मोटर नहीं घूमेगी, हमारे घरों में लाइट नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी जो कारखाना है वो नहीं चलेगा, कारखाना नहीं चलेगा तो सारा सिस्टम हमारा ठप हो जाता है। तो मैग्नेट को आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। मैग्नेट में तो यूं कहूं ना मैं कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैग्नेट में सभी लॉ आ जाते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती है, किसको किस में मापा जाता है वो चीजें आ जाती है। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रिकल लॉ में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, आपने देखा ही होगा ना। तो मैग्नेट का चैप्टर आता है ना, तो आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ें उसमें से क्वेश्चन पैरामैग्नेट डायमैग्नेट अच्छे से कवर कर लें। हर एक एग्जाम में 10 वाले एग्जाम में देख लें, 11 वाले एग्जाम में देख लें, और 25 आने वाले एग्जाम में भी देख लें। ठीक है, क्वेश्चन यहां से देखने को पक्का मिलेगा। 5 से 6 मैंने कम बताया, इसमें से जो मैग्नेट वाला चैप्टर है इसमें 5 से 6 नहीं, इसमें आप 6 से 8 क्वेश्चन लेके चलो, देखे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक देती है यूनिट, जो जैसे हमारी कोई भी रिटेंटिविटी की यूनिट क्या होती है, रिटेंटिविटी की डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसको मापा किस किस में जाता है, इसका असाई मात्रक क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। सभी लो जितने भी मैग्नेट वाले टॉपिक में सभी जो लो बनते हैं वो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। और परिभाषाएं मैग्नेटिक पोल किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, इन परिभाषाओं की एक ऊपर लाइन लिखी होगी। ठीक है, और नीचे दिया जाएगा इस परिभाषा का मतलब क्या है, तो नीचे दे दिया जाएगा मैग्नेट पोल, मैग्नेटिक फ्लक्स, या दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैग्नेट वाला चैप्टर जो है ना वो अच्छे से कवर करना है, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से भी जरूरी हो जाता है मैग्नेटिक टाइप से। ठीक है, ट्रांसफार्मर से इतने क्वेश्चन ना देखने को मिले, मैग्नेट वाले में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो है वो है हमारा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। एक साथ ही डाल दिया क्योंकि दोस्तों इनकी बनावट सेम होती है ना, इनकी बनावट सेम होती है, एक से सप्लाई दे रहे हैं, एक को सप्लाई ले रहे हैं, है ना। तो इसमें से कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब मैग्नेट से ही ज्यादा जरूरी ये चीजें हो जाती है, जो दो टॉपिक है हमारे, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन, डीसी मोटर की ईएमएफ इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 से 10 क्वेश्चन, ये भी यूं मान लो मैंने कम डाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीसी जनरेटर और मोटर में से। पूरा पेपर ही कई बार एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन डाल देता है, जिनको डीसी मोटर जनरेटर मैग्नेट अच्छे से आता है 30 से 35 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं, उसके एग्जामिनर पर डिपेंड रहता है। अब देखिए डीसी जनरेटर और मोटर के प्रकार, उपयोग मैंने हर एक में डाले हैं, उपयोग नहीं डाले तो भी यूं समझ लेना कि मैं उपयोग की बात कर रहा हूं। स्टार्टर किसकी बात करेंगे अब, डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर। डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर का यूज करते हैं। कौन से स्टार्टर जो डीसी के होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 2 पॉइंट यूज कहां करते हैं डीसी सीरीज में, 3 पॉइंट यूज कहां करते हैं शंट में, और हमारा 4 पॉइंट हो जाता है जैसे सीरीज शंट या कंपाउंड दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टार्टर उनकी बनावट क्या है, उनमें एनवीसी का काम क्या है, एनवीसी कैसे बनी होती है, पतला तार अधिक टर्न या मोटा तार अधिक टर्न, और जो लीवर होता है उसका क्या काम होता है, ओएलसी होती है उसका क्या काम होता है, ओएलसी कैसे जुड़ी होती है। अब आपको ना तैयारी करनी है ना, तो तैयारी किस हिसाब से करनी है। अब आप क्वेश्चन मत पढ़ें, अब आप स्टार्टर को देखें अच्छे से, ये स्टार्टर है, ये एनवीसी लगे, उसका वर्किंग सिस्टम समझे अच्छे से, तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे। जो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्वेश्चन एग्जामिनर जो घुमा फिरा के दे रहे हैं ना एग्जाम में, आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे देता हूं। ईएमएफ इक्वेशन आपको अच्छे से पढ़नी है, दोनों की मैंने पहले बता दिया। स्पीड कंट्रोल, इनका स्पीड कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, फील्ड पोल है, आर्मेचर कंट्रोल है, तो वोल्टेज कंट्रोल है, ये कुछ विधियां हैं इनकी। ठीक है, हल्की फुल्की है, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड किस प्रकार की विधियां से हम ले सकते हैं, थोड़ी ज्यादा स्पीड चाहिए हमें तो किस कंट्रोल में लेंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ये चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है, प्रकार, उपयोग, स्टार्टर, ईएमएफ इक्वेशन और स्पीड कंट्रोल। डीसी जनरेटर मोटर के अंदर इनकी बनावट तो बिल्कुल पढ़नी है, इसमें मैंने शायद बनावट नहीं डाली है, बनावट जरूर पढ़नी है आपको। ठीक है, बनावट आर्मेचर से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आर्मेचर या दोस्तों हमारा कम्युटेटर होता है ना, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो ये डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से इस टॉपिक को कवर करना है।
तीन टॉपिक तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता चुका हूं, डीसी मोटर जनरेटर, मैग्नेट, ठीक है। ये दो टॉपिक वैसे इसमें दो टॉपिक डले हुए तो ये तीन टॉपिक हो जाते हैं हमारे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन जाता है वो किस टाइप का बनता है, तो ये हमारा बनता है सेल एंड बैटरी। सेल और बैटरी में से दो से तीन क्वेश्चन दोस्तों आपने हर एक एग्जाम में देखा है। सेल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, सेल में फॉल्ट क्या होते हैं, या कौन से सेल कितने वोल्ट के लिए यूज होता है, प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं। बैटरी के अंदर फॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन प्रकार के फॉल्ट, सेडिमेंटेशन, बकलिंग और एक और है होता है हमारा, ठीक है, सल्फेशन, ठीक है। ये तीन प्रकार के फॉल्ट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर कर लें आप। फॉल्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉल्ट में से नहीं पूछा जाता, तो बैटरी के पार्ट में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि वेंट प्लग क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, स्टड क्या होते हैं, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता। बैटरी की प्लेटों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, फुल चार्ज के बाद पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है, फुल डिस्चार्ज के बाद क्या होता है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाता है, हाइड्रोमीटर से फुल चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। हाइड्रोमीटर के क्या होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने का एक उपयंत्र होता है, यंत्र होता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। एक हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर होता है ना, उसके क्या करते हैं हम, प्रति सेल की वोल्टेज माप सकते हैं कि एक सेल की वोल्ट, अब बैटरी होती है उसके अंदर सेल ही तो डले हुए हैं ना अलग अलग, तो एक सेल की कितनी वोल्टेज है, दूसरे की कितनी है, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से सेल में से तीन चार सेल बनते हैं, डेनियल सेल, लैंकलांसी सेल, सूखा सेल, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी वोल्टेज याद कर लें, इनकी पॉजिटिव छड़ किसकी होती है, नेगेटिव छड़ किसकी होती है, यानी एनोड किसका होता है और कैथोड किसका होता है, बस इतना याद कर लें, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों पार्ट, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बनता है, पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, सेल और बैटरी दोनों के, सेल के इंपॉर्टेंट बनते हैं, बैटरी के नहीं बनते। बैटरी के पार्ट में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सेल में से पूछा जाएगा, सेल की कंटेनर किसका बना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉल्ट दोनों के जरूरी, ध्रुवीकरण, स्थानीय क्रिया, दो प्रकार के फॉल्ट दोस्तों सेल के अंदर होते हैं, तीन प्रकार के बैटरी के अंदर होते हैं। चार्जिंग दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकल चार्जिंग, बूस्टिंग चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग, ये चार्जिंग आपको बैटरी के अंदर देखने को मिलेगी। बैटरी की चार्जिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। ज्यादा समय तक छोड़ के रखना बैटरी को, कौन सी चार्जिंग करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हाइड्रोमीटर मैंने बता दिया है, ईएमएफ या वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ या वोल्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। फुल चार्ज बैटरी की कितनी वोल्टेज होती है, डिस्चार्ज अवस्था में कितनी होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेल या बैटरी में से दो से तीन मैंने कम बताए हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग यूं यूं लेके चलिए आप 4 से 6 क्वेश्चन। अगला टॉपिक दोस्तों हम देख लेते हैं, अगला कहां से टॉपिक बनता है, क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। अगला आ जाता है दोस्तों हमारा पॉलीफेज सिस्टम। अब पॉलीफेज सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो है पावर को मापना, पावर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक वाट मीटर मेथड क्या होता है, 2 वाट मीटर मेथड क्या होता है, इनकी विधियां क्या है, इनके कनेक्शन कैसे करते हैं, ये किस प्रकार के लोड में उपयोगी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पढ़ने हैं, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट आता है स्टार डेल्टा वाला अंतर, क्या आता है, स्टार डेल्टा वाला अंतर। स्टार डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज क्या होती है, स्टार के अंदर क्या होती है, डेल्टा के अंदर क्या होती है, ठीक है। स्टार के अंदर लाइन करंट क्या होता है, डेल्टा के अंदर लाइन करंट क्या होता है। ये तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इनसे देखने को, डिफरेंस में से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो यहां से आपको मैंने बता दिया पॉलीफेज सिस्टम के अंदर आपको ये चीजें आपको कवर करनी है। 1 से 3 क्वेश्चन हल्के फुल्के आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंगल फेज में पावर कैसे मेजरमेंट करते हैं, 3 फेज में कैसे करते हैं, अलग अलग वाट मीटर मेथड क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको कवर करनी है। यहां से एक पावर फैक्टर का भी एक छोटा सा टॉपिक बन जाता है पॉलीफेज के अंदर ही, वो भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अंदर आ जाएगा वो टॉपिक भी दोस्तों मैं बता दूंगा आपको। अगला जो टॉपिक दोस्तों आ जाता है ना हमारा, वो आ जाता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में से एग्जाम में क्वेश्चन 101% है, 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों, कई बार तो 5-5 क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम के अंदर सिंक्रोनस मोटर में से, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर क्या है, कैसे घूमती है, ये कौन कौन सी सप्लाई पे चलती है, एसी और डीसी सप्लाई दोनों की जरूरत होती है ना इसको, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने की कितनी इसकी विधियां हैं, पोनी मोटर द्वारा कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं सिंक्रोनस मोटर में से। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करती है, अंडर एक्साइटेशन क्या है, ओवर एक्साइटेशन क्या है, नॉर्मल एक्साइटेशन क्या है, जिससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है ना। वोल्टेज और करंट का जो बीच में कोण बनता है ना, उसको सुधार के सिंक्रोनस मोटर जो है पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देती है। सिंपल सी बात है, ज्यादा
इलेक्ट्रिकल लाइन ऐसी है जिसमें कंफ्यूज मत होएं आप। आपको जितना मोटा मोटा समझ में आता है सबसे पहले वही कंट्रोल करने हैं, उसके बाद आप बारीकी से भी समझ सकते हो। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उपयोग, बनावट और सेल्फ स्टार्टिंग मेथड, और ये पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करती है, ये चीजें आपको सिंक्रोनस मोटर में से बिल्कुल जो है अच्छे से देखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दोस्तों हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल पीडीएफ दोस्तों इसकी हमने प्रोवाइड करवा दी है, वीडियो भी दोस्तों इसकी हमने बना दी है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत जरूरी टॉपिक है ये जनरेशन। जनरेशन कितनी वोल्टेज होती है, ट्रांसमिशन कितने कितने वोल्टेज की जाती है, ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, जैसे कंडक्टर है, पोल कितने प्रकार के होते हैं, कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, अंडरग्राउंड केबल कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से ट्रांसमिशन की जा सकती है, अंडरग्राउंड फिर केबल कितने प्रकार की होती है, उनके अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, आर्मरिंग क्या होती है, बेंडिंग क्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 से 6 क्वेश्चन दोस्तों यहां से देखे जाएंगे। इंसुलेटर के प्रकार जो ट्रांसमिशन के अंदर यूज होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ वोल्टेज निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, सुपर हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन शायद लघु संचरण से, पता नहीं मध्यम संचरण से, जो 10 तारीख का एग्जाम था शायद उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये अंडरग्राउंड केबल भी याद करनी है। कंडक्टर के प्रकार, कितने प्रकार के कंडक्टर है, और सिरोपरी जो लाइन होती है उसमें किस प्रकार का कंडक्टर यूज किया जाता है। लाइन फॉल्ट, ठीक है, लाइन फॉल्ट के अंदर त्वचिक प्रभाव क्या है, स्किन इफेक्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन जो बनता है ना हमारा। फ्रंट इफेक्ट क्या है, फ्रंट इफेक्ट किस प्रकार के मौसम में ज्यादा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको कवर करना है। स्पेशल पीडीएफ इसकी दोस्तों प्रोवाइड करवा दी है। 4 प्रकार के फॉल्ट होते हैं, उनकी एक पीडीएफ हम ग्रुप के अंदर और शेयर कर देंगे, ताकि यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना तो वो गलत ना हो आपका, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से। अब इसके अलावा क्या पढ़ना आपको, जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट के अंदर जो मान लो कोई पावर प्लांट स्थापित किया हमने, तो उसके क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, स्टोक क्या होता है, ठीक है, सर्ज वाटर क्या होता है, तो इस प्रकार के जो पार्ट बनते हैं ना वो आपको उसमें से याद करके जाना है एक बार, बेसिक, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वहां से, लेकिन अब हाल ही का एग्जाम हुआ ना, उनमें क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो पावर प्लांट है उनके पार्ट जरूर याद कर लें, ठीक है। वो पावर पार्ट लगा हुआ है, उसमें उसके पार्ट क्या क्या है, और अलग अलग पार्ट का छोटा छोटा कार्य होता है, वो भी आप एक बार जरूर देख लें। इतना टॉपिक तो आपको कवर करना पड़ेगा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से। बहुत लंबा और बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। इतने टॉपिक आपको इसमें से कवर करने ही करने होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन जाता है सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, ठीक है। ये जो आरसीबी, आरसीडी, ये जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से आपको सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये मैंने दोस्तों पहले ही करवा दिए, पहले अच्छे से ये चीजें करवा दी है। फ्यूज, अर्थिंग, एमसीबी, स्पेशल वीडियो बना दी है। और ये SF6 अब हाल ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फर जो है हेक्सा फ्लोराइड जो गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 जो गैस है, ठीक है, जो सबसे हाई ट्रांसमिशन की लाइन होती है वहां पे दोस्तों इसका हम यूज करने लगे हैं। अब जो 33 केवी सबस्टेशन आ चुके हैं ना, उनके अंदर भी इनका यूज किया जाने लगा है। जो 33 केवी सबस्टेशन है ना, उनके अंदर अब वीसीबी का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। वीसीबी की जगह अब कौन आ गया, SF6 आ गया, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब पहले क्या होते थे दोस्तों, पावर हाउस के अंदर OCB होते थे, ऑयल सर्किट ब्रेकर होते थे। ऑयल सर्किट ब्रेकर की जगह ले ली VCB ने। अब VCB की जगह की कौन लेने जा रहा है, तो वो SF6 लेने जा रहा है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फ्यूज, अर्थिंग के कितने प्रकार होते हैं, अर्थिंग के सभी प्लेट का साइज क्या होता है, पाइप अर्थिंग के अंदर पाइप का साइज क्या होता है, चारकोल की कितनी तह जमाते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन, अर्थिंग के क्या क्या रूल बनते हैं, भवन से कितनी दूरी पर अर्थिंग करनी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। एमसीबी दोस्तों L टाइप, K टाइप, Z टाइप, ये सीरीज की एमसीबी है, ठीक है। कौन सी एमसीबी कहां यूज करते हैं, काले नोब वाली एमसीबी कहां यूज करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अब पिछले एग्जाम हुए ना उनमें देखे भी गए हैं। एमसीसीबी, ELCCB, HRC फ्यूज। HRC फ्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है, एक बार जरूर कवर कर लें। RCCB दोस्तों इसी के अंदर आ जाता है, तो ये आपको देखना है अच्छे से, एक बार इनकी डिटेल से जो है पढ़ लें। अगर आपको डाटा नहीं मिलता है कहीं से डेटा, तो आप गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हो ये चीजें, अब वहां पे भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप हमारे साथ ही जुड़ के ज्वाइन करो, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। वहां भी आपको ये चीजें जो है मिल जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर चीजें आपको ये देखनी है तो वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। प्रकार, ठीक है, रेटिंग इनकी और प्रयोग, ये आपको अच्छे से इनके बारे में कवर करना है। सेफ्टी डिवाइसेस की दोस्तों यहाँ पे बात की गई। अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों हम बढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा कौन सा आ जाता है,
अग्निशमक यंत्र व आग। आज ही पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है इसकी हमने। अग्निशमक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा अग्निशमक यंत्र कहाँ यूज करते हैं, आग किसे कहते हैं, कितनी चीजें आग लगने के लिए जरूरी होती है, आग कितने प्रकार की होती है, कौन से प्रकार की आग के अंदर कौन से प्रकार के अग्निशमक यंत्र यूज करते हैं, ये चीजें आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। उपयोग, आग के प्रकार, अग्निशमक यंत्र के प्रकार, प्रकार के बाद यूज। ठीक है, यूज कहां करते हैं, कौन, आग कितने प्रकार की होती है, आग प्रकार के बाद अब सी टाइप की आग के अंदर किस टाइप का यूज करेंगे, ये टाइप। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये 3 प्रकार की आग आपने अच्छे से पढ़ रखी है, मैंने भी अलग से वीडियो इसकी बना रखी है, उसी के अंदर मैंने दोस्तों अग्निशमक यंत्र पढ़ा रखे हैं। ठीक है, 1 से 3 नहीं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों यहीं से देखने को आपको मिल जाते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक है, अग्निशमक यंत्र और आग के प्रकार से। ठीक है, कई बार फर्स्ट एड से क्वेश्चन देखे जाते हैं, फर्स्ट एड के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में चीजें लिखी होती है, एक बार आपको पढ़ना होता है, वो अच्छे से याद भी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो लाइनमैन और एसएससी का एग्जाम है ना, जो अभी तैयारी करने लगे हैं, वो रीजनिंग की तरफ फोकस करें। रीजनिंग क्या है, कम सिलेबस है, आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग मान लो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो 10 के 10 हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिंदी को कवर करें। अब आप जीके लेके बैठ जाते हो, मान लो जीके बहुत बड़ा है, ठीक है, भंडार है, जीके समुद्र है, क्या पढ़ोगे, एग्जाम के अंदर पता ही नहीं चलेगा कि जीके के अंदर मैं क्या पढ़ूं और एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। रीजनिंग के अंदर पता चलेगा, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मिल रहे हैं, वही क्वेश्चन तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही प्रीवियस में पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं मिलता जुलता पूछा जा रहा है, टॉपिक वही रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक कवर करने हैं, अलग जो टेक्निकल से अलग जो रह जाता है, वो टॉपिक आपको कवर करने हैं, जो टॉपिक क्या होता है, जो हर एक एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये आपको चीजें देखनी है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इसकी अलग से जो है ग्रुप बना रखा है जीके का, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और डीआरडीओ का भी दोस्तों स्पेशल बैच हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, डीआरडीओ की स्पेशल वीडियो आपके पास आती रहेगी। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जो टॉपिक आते हैं, उसमें मैंने लॉ कुछ दिए हैं, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। अब ऐसा कोई एग्जाम होता है क्या, आप मेरे को खुद बताएं, ऐसा कोई एग्जाम होता है क्या इन 3 लॉ में से एक भी लॉ ना पूछा गया हो, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं ना। तो ओम का नियम है, किरचॉफ के 2 नियम है, करंट नियम किस पर आधारित है, आवेश पर आधारित है या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, वोल्टेज का नियम या करंट का नियम, ये क्वेश्चन नहीं तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम मोटर के अंदर, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम जनरेटर के अंदर। इनके अंदर फर्स्ट उंगली क्या दिखाती है, अंगूठा क्या दिखाती है, तर्जनी उंगली क्या दिखाती है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बिल्कुल ट्रिकली याद करवा रखा है, न्यूमेरिकल या इनकी परिभाषा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको अच्छे से याद करने हैं और इन सभी नियम की आपको परिभाषा याद करनी है। ओम के नियम से कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, वो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि आर जाता है दोस्तों 15 नंबर टॉपिक डायोड। डायोड, ट्रांजिस्टर, उपयोग, बनावट और कार्य सिद्धांत। डायोड के सभी दोस्तों आपको उपयोग और बनावट और कार्य सिद्धांत याद कर लेना है। ट्रांजिस्टर का भी यही सीन है, उपयोग, बनावट और कार्य सिद्धांत। इतने टॉपिक दोस्तों इसमें से आपको याद कर लेने हैं। इनके बहुत सारे एमसीक्यू हमने प्रोवाइड भी करवा दिए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का टॉपिक दोस्तों इनका जल्द ही हम ग्रुप के अंदर भेज देंगे। ट्रांजिस्टर के दोस्तों लगभग भेजे जा चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अंदर तो ट्रांजिस्टर के मॉसफेट है, डायोड है, ठीक है, बीजेटी है, आईजीबीटी है, ये सभी के सभी भेजे जा चुके हैं इंग्लिश के अंदर। हिंदी का पेंडिंग है, वो जल्द दोस्तों हम करवा देंगे। बनावट है, उपयोग है और कार्य सिद्धांत है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये हमारा हो जाता है डायोड वाला टॉपिक। अब एक क्वेश्चन 10 वाले एग्जाम के अंदर ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ट्रांसड्यूसर का भी थोड़ा सा बेसिक आप देख लें, नहीं तो मैं जल्दी आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड भी करवा दूंगा। 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक आ जाता है ना दोस्तों, वो आ जाता है हमारा मापक उपकरण। मापक उपकरण का ऐसा कोई एग्जाम होता ही नहीं है कि एमसी और एमआई में से क्वेश्चन ना पूछा जाए।
ठीक है। 10 वाले में क्वेश्चन एमआई का पूछा गया था कि धारा के क्या होता है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपका जो लाइनमैन और एसएससी का एग्जाम है, एक एग्जाम में एमसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एग्जाम में एमआई का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, या इंडक्शन टाइप किसी भी प्रकार का मीटर है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इंडक्शन टाइप जो हमारा एनर्जी मीटर जो होता है ना दोस्तों, उसके अंदर हाल ही में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो फॉल्ट से क्वेश्चन पूछे गए। क्रीपिंग दोष क्या है, घर्षण दोष क्या है, फेज एरर क्या है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन 5 प्रकार के फॉल्ट होते हैं एनर्जी मीटर के अंदर, वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। उनकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, वीडियो भी आप देख सकते हो, उनकी वीडियो अलग से बना रखी है, तो वहां से आप सारी की सारी इसमें जो फॉल्ट होते हैं ना वो अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। तो इनमें से फॉल्ट से क्वेश्चन देखे गए हैं, इनकी बनावट से क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं। जैसे इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर शेडेड रिंग क्यों लगाते हैं, नीचे वाला मैग्नेट सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, सीसी किसे कहते हैं, पीसी किसे कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जिसमें 2 छिद्र कर देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था और वो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। जो मीटर हमारा बिना लोड के गति ना करे, इस फॉल्ट को सुधारने के लिए जिसको लगाया जाता है, तो मीटर एनर्जी मीटर स्पेशल, ठीक है। ये स्पेशल मैंने आपको बता दिया। 4 से 7 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारे बन जाते हैं जो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों को हम बढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर में से दोस्तों 1 से 3 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं लगभग, ठीक है। अल्टरनेटर के जो हमारा इसके अल्टरनेटर के अंदर जो हम यूज करते हैं ना सिलेंड्रिकल और सैलियन टाइप रोटर, वहां से क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। इसकी बनावट स्पेशल रोटर, मैंने स्पेशल इसीलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों रोटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा जैसे सैलियन पोल टाइप कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, सेलियंट पोल टाइप कहाँ यूज करते हैं, या कोई टर्बो जनरेटर का पूछ लिया जाएगा कि एक बड़ा टर्बो जनरेटर है उसके अंदर किस प्रकार का जो रोटर है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अल्टरनेटर में से 17 नंबर जो हमारा टॉपिक है, इसकी पीडीएफ भी हम दोस्तों जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। टॉपिक तो हमने धीरे धीरे प्रोवाइड करवा ही दिए हैं। अगला जो आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है हमारा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में से दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था, इल्यूमिनेशन का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से लगभग एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो बेसिक है, यहाँ से आते ही आते हैं। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आपको 4 से 6 देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि आजकल फ्लोरोसेंट ट्यूब और चौक से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, है ना। फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इल्यूमिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट्स, कौन सी कैंडला क्या है, किसमें इसको इसकी है किसकी यूनिट है, लक्स क्या है यह किसकी यूनिट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम वेपर लैंप है, इसकी बनावट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम वेपर लैंप जो है ये कितने सोडियम वेपर तो लैंप यूं मान लो कि इसकी बनावट से लेके इसकी यूज कहाँ किए जाते हैं, इसके अलग अलग पार्ट का क्या कार्य में होता है, ठीक है, ये सारा याद करना है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर चौक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और स्टार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सभी लैंपों के प्रयोग, जो भी लैंप है, हाई मर्करी वेपर लैंप कहाँ यूज करते हैं, लो मर्करी वेपर लैंप कहाँ यूज करते हैं, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप कहाँ यूज करते हैं, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप कहाँ यूज करते हैं, उनमें भरी जाने वाली गैस कौन कौन सी गैस, जैसे नियोन और आर्गन इसके अंदर भरी होती है, सोडियम के कुछ दाने होते हैं, ठीक है। और हमारा अलग है, जैसे हमारा फिलामेंट लैंप होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस हम भरते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन हमारा छूट गया है, जो टॉपिक था हमारा एमसी और एमआई टाइप वाला, उसके अंदर दोस्तों आपको डैम्पिंग वाला जरूर याद करना है, ठीक है। उसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स और जो कंट्रोलिंग फोर्स लगती है एक तो वो, और एक दोस्तों उसके अंदर डैम्पिंग, मैंने बताना शायद छूट गया उसके अंदर, तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इल्यूमिनेशन में दोस्तों ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। हमारा बन जाता है हाइड्रोमीटर से। उसके बाद जो आ जाता है हमारा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करें तो दोस्तों वो है हमारा एक हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रिकल टूल्स। इलेक्ट्रिकल टूल्स में से क्वेश्चन वैसे अभी हाल ही के एग्जाम में तो इतने नहीं देखे गए हैं, लेकिन लाइनमैन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि लाइनमैन का कार्य ही टूल से रिलेटेड होता है, ठीक है। टूल सारे उनको यूज करने होते हैं बार बार, तो टूल से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा लाइनमैन के एग्जाम में। एसएससी में भी हो सकता है 99% पूछा जाएगा, लेकिन लाइनमैन के एग्जाम में 101% 3 से क्वेश्चन 4 आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों छेनी, हैमर, टेस्टर, प्लायर, सा, फाइल्स, बनावट और स्पेसिफिकेशन, इतने तो टूल आपको अच्छे से याद करने ही करने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर और स्क्रू ड्राइवर से क्वेश्चन नहीं देखे जा रहे हैं, ठीक है। आप तो या तो छेनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चीजल से लेकर चीजल कितने प्रकार की होती है, ठीक है, क्रॉस कट चीजल कहाँ यूज करते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। हैमर कितने प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर, कौन कौन से हैमर का कहाँ यूज किया जाता है। टेस्ट तो हमारा फेस टेस्ट हो जाता है। प्लायर हो जाता है शो यानी दोस्तों टेनिसा, हेक्सा ब्लेड, ये कहाँ पर यूज करते हैं, इनकी बनावट क्या है, और उनके ब्लेड के ऊपर जो दांते कटे होते हैं वो कितने इंच पर कितने कटे होते हैं, थोड़ा सा आप देख लें
हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हार्डली पूछे जाते हैं जब ये बन जाते हैं। फाइल हाफ राउंड, ठीक है, फुल राउंड, या दोस्तों हमारी हाफ कट जो रेती होती है, फाइल होती है, तो ये इसके टाइप्स पढ़ लें एक बार सारे, ठीक है, और इनका यूज भी पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद इनकी स्पेसिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये टूल्स में से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद फर्स्ट एड से क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड का टॉपिक सारा एक बार कवर कर लें, ठीक है। कोई व्यक्ति को झटका लगा तो क्या उसको विधि या उसको उपचार क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, ठीक है। हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या क्या फर्स्ट एड की जाती है, ठीक है। तो वो चीजें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। तो ये इतने हमारे टॉपिक बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों हमारा लोड, संतुलित लोड, असंतुलित लोड, इनके पावर और पावर फैक्टर को मापना। पावर फैक्टर की दोस्तों बात करूं तो पावर फैक्टर का कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा होता नहीं कि पावर फैक्टर से क्वेश्चन ना देखा जाए। बैलेंस लोड, ठीक है, अनबैलेंस लोड, और उनमें पावर और पावर फैक्टर को नापना, इतने टॉपिक दोस्तों आपको वहां से कवर करने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखे जाने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो ये दोस्तों लगभग मैंने आपको सारे लगभग जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे आपको टॉपिक बता दिए हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट एक टाइप से टॉपिक रह जाता है एसेसरीज, जो वायरिंग एसेसरीज, ठीक है। वायरिंग के अंदर बात करूं तो एक तो आपको वायरिंग के सभी प्रकार पढ़ने हैं और वायरिंग एसेसरीज पढ़ने हैं, ठीक है। वायरिंग एसेसरीज से क्वेश्चन देखे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रूल्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल रूल बनते हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। सीडीओ की वायरिंग और आपको गोदाम वायरिंग, ठीक है, और उनके अलग अलग जगह उपयोग कहाँ किए जाते हैं। गोदाम वायरिंग में कितने स्विच यूज करते हैं, ठीक है। सीडीओ की वायरिंग में कौन सा स्विच यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है ना, इसके रूल आपको जरूर एग्जाम में पढ़ते जाना है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है ना, उसके अंदर रूल कौन कौन से लगते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो जो सेटल लगाते हैं एक पाइप के अंदर, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जो स्विच बोर्ड होता है उसकी भूमि से दूरी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। हमारा सीलिंग फैन होता है उसकी भूमि जो फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 2 से 5 क्वेश्चन दोस्तों वायरिंग वाले टॉपिक में से जो है पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों आ जाता है हमारा अगले जो बेसिक टॉपिक बनते हैं, जो हल्के फुल्के हैं। हिस्टैरिसीस पे एडी करंट लॉस, कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन ना देखने को मिले, तो ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। 1 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से अच्छे लेवल के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिंबल्स देखे नहीं गए पिछले एग्जाम में, लेकिन आपको करने हैं, ठीक है। निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं, चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं, आदेशात्मक क्या होते हैं, सूचनात्मक क्या होते हैं, ये संकेत आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। अंदर से पीला कलर किसका होता है, अंदर से काला कलर किसका होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है इनके बारे में, ठीक है। निषेधात्मक है, चाहे चेतावनी है, चाहे आदेशात्मक है, चाहे सूचनात्मक है, ये आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन बेसिक आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, जो हम आसानी के साथ कवर कर सकते हैं, ठीक है। विद्युतीय उपकरण, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विद्युत केतली है, हीटर है, इमर्सन हीटर है, इस प्रकार के हल्के हल्के टॉपिक बनते हैं, ठीक है। वो एक बार थोड़ा सा जरूर पढ़ लें। उनके वाटेज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देख लिया जाता है कि इमर्सन हीटर कितने वाटेज का होता है, सीलिंग फैन कितने वाटेज का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है वो कितने वाटेज का होता है, सोल्डरिंग आयरन कितने वाटेज का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बनावट और उपयोग। तो ये दोस्तों आपके लगभग लाइनमैन और एसएससी के जो टॉपिक बनते हैं वो सारे मैंने एक बार आपको बता दिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो ये टॉपिक कवर करके, आपके पास नहीं है हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। 249 के अंदर दोस्तों आपको सारे प्रीवियस मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। 99 में दोस्तों आप हमारा मॉक टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर डेली मॉक टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। प्रीवियस मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो अब टॉपिक चल रहा है वो आपको मिल जाते हैं। 10 दिन है, 10 दिन में तैयारी अच्छे लेवल की दोस्तों आपको करनी है, ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल था। ये ग्रुप दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली की डेली मॉक टेस्ट, डेली की डेली न्यू टॉपिक पीडीएफ मिलती रहेगी, डेली न्यू टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी, डेली 100 से 300 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। डेली न्यू वैकेंसीज अपडेट आपको दोस्तों मिलती रहेगी, जो अपडेट अब चल रही है ना वैकेंसीज से रिलेटेड, ठीक है, जैसे अब डीआरडीओ की है या किसी भी टाइप की है, तो वो भी आपको इस ग्रुप के अंदर मिलती रहती है, ठीक है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल लाइन की तैयारी कर रहे हो, किसी कोई भी एग्जाम है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक जरूर कर लें। जल्दी दोस्तों हमें कॉल या मैसेज करके इंस्ट्रूमेंट से थे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। एक ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का कार्य क्या होता है। टेप चेंजर की दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा राइट, वोल्टानुपात को भार के अनुसार
जो है कंट्रोल करना, वोल्टता जो वोल्टेज रेशो है उसको लोड के अनुसार कंट्रोल करना, ये इसका कार्य होता है। एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए, उसके गुणधर्म की दोस्तों बात की गई है, तो इसका काम होता है नमी को हटाना। जो ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी जाती है जिसका रंग ब्लू होता है बिल्कुल फ्रेश का, तो उसका कार्य होता है वायु के अंदर नमी जो है उसको हटाना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग सभी को पता है केवीए के अंदर, ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछी जाए तो केवीए के अंदर, अल्टरनेटर की रेटिंग पूछी जाए तो जो है केवीए के अंदर, ठीक है, मोटर जनरेटर की पूछी जाए तो एचपी के अंदर। तो ये क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, आपको ध्यान में बिल्कुल रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये हमारा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी। एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। कहां यूज करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है, किसी ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य होता है, क्या प्रदान करता है तेल, ठीक है। तो जो तेल होता है दोस्तों ये विद्युत रोधन भी प्रदान करता है और शीतलन भी प्रदान करता है, इंसुलेशन और ठंडक दोनों ये प्रदान करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्री फेज सप्लाई को किसके द्वारा दो फेज में बदला जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में देखा गया है। थ्री फेज सप्लाई है उसको दो फेजों में कन्वर्ट करना है, दो फेजों में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों उसके अंदर किस प्रकार के कनेक्शन करेंगे, तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी, सपोर्ट कनेक्शन करके आप थ्री फेज सप्लाई को दो फेज सप्लाई के अंदर बदल सकते हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का होता है, जो पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट किया गया है एग्जाम के अंदर, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की मशीन है, तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार की स्थैतिक मशीन है, ठीक है, स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट की दोस्तों बात की गई है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए 83 की, तो ऑप्शन हमारा हो जाता है सी, धारा विभो और विभो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पीटी और सीटी जिसको कहते हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। सीटी का फुल फॉर्म दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर होता है, पीटी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ट्रांसफार्मर में लोह क्षति को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार का टेस्ट उपयुक्त है, लोह क्षति को, आयरन लॉस को यहाँ पे दोस्तों आपको ज्ञात करना है, तो किस प्रकार का टेस्ट आप प्रयुक्त करेंगे, राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन बी, ओपन सर्किट। अगर आयरन लॉस क्षति ज्ञात कर रहे हैं, आयरन लॉस ज्ञात कर रहे हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। अगर दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा लॉस ज्ञात कर रहे हैं, तो कॉपर लॉस ज्ञात कर रहे हैं। दोनों के दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग, क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग एक करंट ट्रांसफार्मर की तरह होता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, करंट ट्रांसफार्मर की तरह क्लिप ऑन मीटर, ठीक है, जिससे जो किसी भी तार की हम बिना कोई कनेक्शन किए उसका लोड माप सकते हैं, ठीक है, जो एक क्लैंप की तरह आगे से खुलता है और वो तार के अंदर फंसाकर हम उसका लोड चेक कर सकते हैं। और जो फ्लाइंग वाले आते हैं छापे मारने के लिए, तो उनको इस चीज के बारे में नॉलेज भी होती है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट साथ में रखते हैं ना लोड चेक करने के लिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पूछा गया है, ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप का पूछा गया है। सेल टाइप की दोस्तों बात करें तो इसमें क्या होता है, कम होता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर का एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसका पावर फैक्टर का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है। ट्रांसफार्मर को के लिए उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर को किसके लिए उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज के लिए, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के किस भाग को सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, कौन सा भाग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हीट होती है, तो वो होती है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंदर, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसके अंदर सबसे ज्यादा हीट पैदा होती है। और हमिंग की आवाज किसके अंदर आती है, तो वो ट्रांसफार्मर कोर के अंदर आती है, ठीक है। और कोर किसकी बनाई जाती है, तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनाई जाती है, जिसकी मोटाई जो है 0.35 से 0.5 mm होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीदर में रखा जाने वाला सिलिका जेल काम क्या करता है, तो नमी को अवशोषित करता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी, नमी को
अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है हमारा, ट्रांसफार्मर कोर का पदार्थ किसका बना होता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको बार बार पढ़ रहे हैं। ट्रांसफार्मर तेल में किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है, कौन सा यंत्र है, तो ऑयल टेस्टिंग किट होती है एक ट्रांसफार्मर ऑयल को टेस्ट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ऑयल टेस्टिंग किट के द्वारा आप ट्रांसफार्मर ऑयल को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है, वो केवी एमएम के अंदर हम इसको दर्शाते हैं, केवी एमएम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती। ऐसा ट्रांसफार्मर, तो ऐसा तो आदर्श होगा हमारा, आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बेकोल्स रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरणों की सुरक्षा के लिए करते हैं, के लिए किया जाता है, तो किसके लिए, बेकोल्स रिले जो है वो लगी होती है सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर के अंदर, सेफ्टी किसकी करेगी, तो ट्रांसफार्मर की करेगी, ठीक है। तो बेकोल्स रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर से क्या बनता है, कोरोना निम्नलिखित में से किससे काफी प्रभावित है। कोरोना लॉस दोस्तों अब आ चुके हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के, ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अब दोस्तों हम कवर कर लेंगे। तो कोरोना जो इफेक्ट होता है ना दोस्तों, ठीक है, जो एक तार के अंदर चारों तरफ जो है एक जो है प्रकाश सा बन जाता है, उसको जिसको हम कोरोना कह देते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है ये काफी प्रभावित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। ये सभी साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर, सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है कोरोना जो इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, निरंतर वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज ड्रॉप को स्थापित करके भरपाई की जा सकती है। किसको स्थापित करके, तो सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो वहां पे कौन सी मोटर पैरेलल में लगाते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर को पैरेलल में लगाकर ओवर एक्साइटेशन से चलाकर आप वोल्टेज ड्रॉप को की भरपाई कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है ट्रांसमिशन लाइन से, ओवरहेड लाइन आमतौर पर प्रयोग की जाती है। ओवरहेड लाइन के अंदर आमतौर पर जो है हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिन प्रकार के इंसुलेटर उपयोग आमतौर पर वोल्टेज के लिए नहीं करते, ठीक है। तो पिन प्रकार का इंसुलेटर जो होता है वो आमतौर पर किस प्रकार की वोल्टेज के लिए उपयोग नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 33 केवी से अधिक जो है इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, 33 केवी से नीचे दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। पिन टाइप इंसुलेटर दोस्तों हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक सुराख होता है, उसके ऊपर तार बांधकर हम कस देते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है, ओवरहेड सिस्टम को किस ऑपरेशन के लिए जो है डिजाइन किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हम रहेगा हमारा डी 400। अब 400 के बाद दोस्तों 765 केवी तक भी इसको जो है डिजाइन किया जाने लगा है। तो राइट ऑप्शन हमारा अगर 765 होता तो वो भी आप दे सकते थे, यहाँ अधिक से अधिक 400 दिया हुआ तो वो भी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वितरण लाइनें आमतौर पर होती है, जो वितरण लाइनें हैं वो आमतौर पर क्या होती है। वितरण लाइनों की दोस्तों बात की जाए तो ये आरसीसी पोल की होती है, किसकी, आरसीसी पोल की। आरसीसी का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है, आरसीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों क्या बनता है हमारा, ओवरहेड लाइन से एल्यूमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर के लिए प्रदान किया जाता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर के लिए क्या प्रदान करते हैं, तो इंक्रीज तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इसलिए प्रदान किया जाता है एल्यूमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है, आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस जनरेटर का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टेड है, इसलिए हमने इसको कवर करने की पूरी कोशिश की। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, हमारा सॉरी बी, इसमें ए ऑप्शन रहे हमारा डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल ही यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन ए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का आर्क वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। ये संत जनरेटर है, ये संत लिखा हुआ है, ये सीरीज है, ठीक है, जो सीरीज लिखा हुआ है। राइट ऑप्शन हमारा इसका हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है हमारा, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। अब उत्पन्न ईएमएफ है तो ईएमएफ उत्पन्न किसके अंदर होगी, तो डीसी जनरेटर के अंदर होगी। डीसी जनरेटर के अंदर होगी तो दोस्तों आपको आर इक्वल टू क्या लिखना है, जी लिखना है, ठीक है। तो राइट हैंड का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड कौन सा होता है, दाएं हाथ होता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से हम ईएमएफ की दिशा, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। बाएं हाथ का नियम किसमें यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड। लेफ्ट का मतलब दोस्तों एल, एल इक्वल टू है एम, एम का मतलब दोस्तों मोटर है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में फील्ड किससे संयोजित होता है। तो ये बाहरी आपूर्ति से, अब देखिए दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड लिख दिया तो ये फील्ड किससे उत्साहित होगा, तो ये बाहरी आपूर्ति सोर्स के साथ एक्साइट होगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी।
आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। आर्मेचर के अंदर आप मटेरियल यूज कर रहे हो, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो यही रहेगा हमारा, ठीक है। ए, हाई परमेबिलिटी लो हिस्टैरिसीस लॉस। परमेबिलिटी तो क्या हो, हाई हो, लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो, कम हो, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस, लो हिस्टैरिसीस लॉस यानी कम हिस्टैरिसीस लॉस। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडे होते हैं। तो दोस्तों ये सभी को पता है, हमारे फैन ब्लेड लगे होते हैं जिससे हमारा जो शाफ्ट पर लगा होता है जो वाइंडिंग को क्या करता है, ठंडा रहता है, उसको कूलिंग प्रदान करता रहता है, ठीक है। इसमें पूछा गया है डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडा होता है, ठीक है। तो शाफ्ट पर हमारा फैन लगा होता है, फैन ब्लेड लगे होते हैं ना लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है, एक जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ध्रुवता को किस दिशा में वितरित उल्टा किया जा सकता है, ठीक है। तो पोलरिटी की बात की गई यहाँ पे, सिंपल सी बात कीजिए कि डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ है उसकी पोलरिटी को जो है बदलना है, उल्टा करना है। तो राइट ऑप्शन की बात की गई है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 108 का जो है बी, रोटेशन को चेंज करके, डीओआर जिसको बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है, एक डीसी जनरेटर में प्रारंभिक फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण फ्लक्स होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन की बात करें 109 का, तो अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेट के कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। ईएमएफ का भी पूछा जाए तो रेजिडुअल मैग्नेट के कारण ही हमारी ईएमएफ पैदा होती है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी। आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग घटक है, डीमैग्नेटाइजिंग उसको क्रॉस कर रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन जो पैदा हो रहा है उसको क्रॉस किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। मेन फील्ड एमएमएफ के विपरीत दिशा में, जो मेन फील्ड होता है उस एमएमएफ के विपरीत दिशा में ये डीमैग्नेटाइजिंग घटक होता है। इसको सुधारने के लिए आर्मेचर के अंदर जो है हम मोटर के अंदर जो है हम इंटरपोल लगाते हैं। इंटरपोल जो है ये जो आर्मेचर रिएक्शन वाला फ्लक्स बन रहा है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, काफी हद तक कम कर देता है। एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का सीरीज फील्ड किससे जुड़ा होता है, शॉर्ट शंट है। सीरीज फील्ड की बात की गई, एक टाइप से कनेक्शन पूछा गया है, तो कनेक्शन किससे जो है जुड़ा होता है, तो वो लोड करंट से जुड़ा होता है, आगे जो भी लोड होता है ना उससे जुड़ा होता है, ठीक है। सीरीज फील्ड की बात की गई ना, सीरीज तो आगे की तरफ होता है ना ऐसे, ठीक है। अब एक शॉर्ट शंट है, शंट तो क्या हो रखी है, पहले ही शॉर्ट हो रखी है यहाँ से, जैसे ये इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर है, तो ये वाला पूछा गया है, तो ये लोड के साथ जुड़ा होता है, हल्का सा क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड जनरेटर शंट फील्ड का प्रतिरोध होता है, जो डीसी कंपाउंड जनरेटर है उसके अंदर शंट फील्ड जो है उसका प्रतिरोध पूछा गया है, कितना होता है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी, 100 ओम। एक डीसी कंपाउंड जनरेटर के शंट फील्ड का प्रतिरोध होता है 100 ओम। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू कोर से बांधे जाते हैं, तो ये काउंट स्क्रू शंख स्क्रू होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिवेट या बोल्ट मत लगा के आ जाना, ये होता है काउंट शंख स्क्रू, ये स्पेशल होता है इसके लिए। डीसी जनरेटर और मोटर के जो पोल होते हैं वो बॉडी के साथ कैसे फिट किए जाते हैं, तो काउंट शंख स्क्रू के साथ फिट किए जाते हैं। एक डीसी मशीन में 16 कॉइल का प्रयोग किया जाता है तथा कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर इसके क्या करना है आपको, हाफ कर देते हैं, 64 का आधा हो जाएगा हमारा 62, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डीसी, इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन एरर हो सकता है। डीसी मशीन में 64 कॉइल है वो तो का प्रयोग किया जाता है तथा कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या भी दोस्तों 64 होगी, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी। तो इसमें हमारा ए नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, बी आएगा। आर्मेचर रिएक्शन की भरपाई के लिए डीसी मशीन में क्या लगाया जाता है, तो इंटरपोल भी लगाते हैं, पोल पे वाइंडिंग भी करते हैं, पोल को लेमिनेटेड भी करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हो जाता है हमारा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, हाँ सी ही रहेगा क्योंकि सभी आ जाते हैं ना इसमें। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन हमारा सी, उपरोक्त सभी, ठीक है। इंटरपोल भी आ जाते हैं, पोल पेस वाइंडिंग भी आ जाती है और पोल कोर लेमिनेशन भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बन जाता है हमारा, एक डीसी जनरेटर का रेटेड लोड से जुड़ा हुआ है, लोड करंट का प्रवाह डीसी जनरेटर के किस वाइंडिंग से होकर गुजरता है, वाइंडिंग पूछी गई है, ठीक है। तो ये किस वाइंडिंग से जुड़ेगा, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग से होकर गुजरेगा। राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सी, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। डीसी मशीन में डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है, डमी कॉइल क्यों लगाई जाती है, तो ये यांत्रिक सुरक्षा, यांत्रिक संतुलन के लिए लगाई जाती है, ठीक है। मैकेनिकल बैलेंस के लिए डमी कॉइल लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई होनी चाहिए, जो तांबा का जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसकी मोटाई पूछी गई है, तो उसकी मोटाई होनी चाहिए 3.15 mm, 3.15 mm तांबे की दोस्तों बात की गई। अगला क्वेश्चन है, आईएसआई नियम के अनुसार पाइप अर्थिंग में पाइप का आंतरिक व्यास कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा रिपीट किया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत है। 119 क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा डी, 38 mm।
आईएसआई नियम के अनुसार पाइप अर्थिंग में इसका आंतरिक व्यास पूछा गया पाइप अर्थिंग का, तो ये होता है दोस्तों 38.1। वैसे 38 पॉइंट ही लिखा जाता है, कई जगह 38.1 भी दे देते हैं, तो वो भी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो बाहर पाइप आती है ना उसका व्यास पूछा जाए तो कितना रहेगा 19.05। और जो बाहर एक तार जाती है जो वायर के लिए जाती है, जिसके अंदर वायर जाती है, तो वो होती है दोस्तों 12.7 mm। ठीक है, उसका डाया होता है। तो ये सभी के सभी पाइप अर्थिंग की बात कर रहे हैं ना, तो पाइप अर्थिंग के 3 प्रकार के डाया आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है हमारा, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रदान करता है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या प्रदान करता है, राइट ऑप्शन की बात करें तो लो रेजिस्टेंस। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सी, लो रेजिस्टेंस प्रदान करता है अर्थ इलेक्ट्रोड। प्लेट अर्थिंग में कॉपर प्लेट का आकार उपयोग किया जाता है। कॉपर प्लेट की दोस्तों बात की गई है प्लेट अर्थिंग के अंदर, तो राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, हमारा सी। 600 mm गुना में 600 mm गुना में 3 mm प्लेट की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। इसमें दोस्तों कई बार एग्जाम में कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। वैसे दोस्तों 60 गुना में 60, ठीक है, इसमें कॉपर की बात की जाए तो ठीक है वो होता है हमारा 3.15, ये दिया जाता है मेनली। ठीक है, 60 गुना में 60 वाला अगर ये दिया जाए तो दोस्तों ये mm में हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ वायर और ग्राउंड वायर बना होता है, तो ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। अर्थ वायर और ग्राउंड वायर किसका बना होता है, तो ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी कम से कम होनी चाहिए, तो 1.5 मीटर की दूरी तो कम से कम होनी चाहिए। किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी होनी चाहिए 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे शानदार क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा ये ग्रुप बना ही हुआ है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो डेली न्यू टॉपिक पीडीएफ के लिए, डेली न्यू टेस्ट सीरीज के लिए, डेली 100 से 300 क्वेश्चन के लिए, और दोस्तों डेली न्यू वैकेंसी अपडेट के लिए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कर लें, जितना जल्दी हो दोस्तों हमारा सिलेबस लेके भी परचेज कर लें। ठीक है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जितना उसके फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर जाएं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।